रशिया वालों ने तो भाई एक एक सामान उतरवा के देखा, गाड़ी को भी चेक किया और अभी तक गाड़ियों का जो है रास्ता इन्होंने नहीं खोला। भाई 1 घंटे के आसपास हो चुका है हमें ना यहाँ पे वेटिंग करते हुए। शेनगन कंट्री मतलब कि आप यूँ कहें कि यहाँ से एंटर करने के बाद 29 कंट्री जो है वो हमारे लिए ओपन होगी। आप ये अभी के लिए कह सकते हैं इस ट्रिप के लिए कंट्री नंबर 6 हो गया अपना यूरोप का पहला डिनर तैयार। जी राम राम जी सभी को, मनोन मैप में सबका स्वागत है। और हम लोग फ़िलहाल जो है वो रशिया में पेस्कोव, एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, पेस्कोव में है। यहाँ से जो है वो शेंगन टेरिटरी का यानी कि इस्टोनिया का, आज हम लोग शेंगन में इस्टोनिया में एंटर कर जाएंगे जो कि हमारी शेंगन की पहली कंट्री होगी। और लगभग यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर हमें जो है वो बॉर्डर पड़ने वाला है। बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, रशिया का एग्जिट का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, इस्टोनिया का एंट्रेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और रशिया के अंदर का हमारा जो ट्रिप रहा अभी तक वो 2558 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। तो मोटा मोटा सा माने कि लगभग 2650 किलोमीटर हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो रशिया के अंदर ड्राइव की, जब से हम कजाकिस्तान से एंटर किए हैं। और अभी हमारे पास फ्यूल की जो रेंज है वो है लगभग 660 किलोमीटर की। कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमें 100 किलोमीटर और चलना है, कोशिश करेंगे कि एक बार और फ्यूल जो है हम रशिया से डलवा सकें, क्योंकि रशिया और इस्टोनिया के फ्यूल प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बरसात चल रही है, तो निकलते हैं भाई फटाफट यहाँ से। भाई पेस्कोव से निकलने के बाद हमने ये जो सड़क पकड़ी, इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। इस पे कोई इक्का दुक्का गाड़ी कोई होगी तो होगी, निकली होगी जो हमें क्रॉस करके, या हमने किसी को क्रॉस किया होगा। अदरवाइज इसके ऊपर एक भी गाड़ी नहीं है। कारण क्या है कि ये जो सड़क जा रही है, ये जा रही है वहाँ पे शेनगन के लिए। और पहले जब इनके बॉर्डर आपस में ओपन थे तब तो खुले थे, अब ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर। भाई हमारे पास रशियन करेंसी बच रखी है कुछ, और इसका हम डलवा लेंगे, पेट्रोल डलवा लेते हैं, जितना डलेगा ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ चीज़ ले लेंगे, क्योंकि रशियन करेंसी आगे जाके कहीं काम नहीं आने वाली हमारे। और यहाँ पे जो है वो पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो इस्टोनिया के कंपैरिजन में सस्ता मिलेगा, हमें इस बात की तो तसल्ली है। रशिया वाली साइड भाई बॉर्डर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ना बाइकों वालों को भी निकाल रहे हैं, और पैदल वाले तो खचाखच जा रहे हैं, और ट्रक वाले भी 2-2 4-4 मिनट के बाद ट्रक वाले भी निकल रहे हैं। हम लोगों को वेट करने के लिए बोला गया है, देखते हैं भाई कितनी देर वेट करेंगे अभी ना। भाई 1 घंटे के आसपास हो चुका है हमें ना यहाँ पे वेटिंग करते हुए, और अभी तक गाड़ियों का जो है रास्ता इन्होंने नहीं खोला। और हमारे आगे भी एक गाड़ी है, ट्रक वाले खूब जा रहे हैं, पैदल वाले मतलब कि लगभग 50 लोग तो पैदल वाले निकल गए होंगे आराम से। और मेरे पीछे जो है आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये लोग रशिया से हैं, इनके कोई रिलेटिव अगर शेंगन से आ रहे होंगे, ये उनकी वेट कर रहे हैं। वो पैदल बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आ जाएंगे, या ये टैक्सी वाला कुछ भी हो तो ये लोग उनको ले जाएंगे रशिया के लिए। ऐसे ही यहाँ से बहुत सारे लोग, जिन्होंने लगभग 50 लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस किया, तो उनके कोई जानकार होंगे या उन्होंने टैक्सी बुक कर रखी होगी, वो उनको जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाना होगा उस कंट्री में ले जाएगी। और ये एरिया है कुछ पॉइंट ऑफ टोल कलेक्शन, यहाँ पे कुछ टोल वोल का सीन होगा पता नहीं। ये है भाई चारों तरफ का एरिया यहाँ का, ये नक्शा समझा रखा है इन्होंने अपोजिट साइड का। चीज़ तो मैंने अभी देखी, देखो टैलिन जो है 295 किलोमीटर हम टैलिन जाने का आज प्लान कर रहे हैं। रीगा जाने का प्लान कर रहे हैं 204 किलोमीटर जो है। टैलिन हम वापसी में आएंगे, इसलिए टैलिन जाने का भी हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। भाई हमें ना इमिग्रेशन वालों ने पर्ची पकड़ा दी, और ये कहा कि आप वेट करो, जब एंट्री खुलेगी तब आपको हम आगे बुला लेंगे हम लोग। और यहाँ से बाइक वाले भी जा रहे हैं, ट्रक वाले भी जा रहे हैं, हम लोगों को वेट करने के लिए बोला गया भाई, पता नहीं क्यों नहीं। गाड़ी लगा ली भाई हमने इमिग्रेशन काउंटर पे, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। पर यार ये कह रहे हैं कि नहीं आपके पास सामान ज़्यादा है, आपको ना सामान चेक करवाना पड़ेगा। तो अनिल नीचे खड़ा है, मैं एक बार गाड़ी साइड में लगाता हूँ और सामान सारा उतारना पड़ेगा। बरसात हो रही है तो डबल आफत हो जाएगी इस केस में, तो कि सामान भी उतारना और ऊपर से बरसात हो रही है, कोई शेड नहीं है हमारे ऊपर यहाँ पे। सामान उतारने चढ़ाने में भाई लगभग हमारा 1-1.5 घंटा चला गया कम से कम। और अब लगाते हैं दोबारा से गाड़ी, इमिग्रेशन वाले काउंटर में लगाने के लिए बोला है इन्होंने। हमारे पासपोर्ट और जो वहाँ से हमें कजाकिस्तान से पेपर मिला था वो मैडम के पास है ऑलरेडी। और भाई हमें टाइम इसलिए लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये मैडम इमिग्रेशन भी कर रही है
और ये कस्टम क्लियरेंस भी कर रही है। अभी अनिल यहाँ पे खड़ा है तो पासपोर्ट लेके फिर निकलेंगे हम यहाँ से। इमिग्रेशन की स्टैंप लग गई अपनी। अभी ये जो आगे काउंटर है ये है कस्टम वाला को। मैडम ने जो पर्ची दी है हमें यहाँ पे कस्टम काउंटर पे देनी है मेरे ख्याल से, और हमारी गाड़ी की एंट्री करेंगे, फिर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे भाई। तो लो भाई, अपनी होगी टाटा बाय बाय रशिया से। और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है। हम लोग अभी एंटर कर जाएंगे भाई नो मैंस लैंड में ना। ये फाइनल चेक पोस्ट है इनका। यहाँ से यहाँ के बाद मेरे को लगता है हम लोग नो मैंस लैंड में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद हमें जो है इस्टोनिया का बॉर्डर ही मिलेगा सीधा आगे। तो लो भाई, बॉर्डर ओपन हो गया अपना। तो टाटा बाय बाय रशिया को। नो मैंस लैंड के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। दोनों तरफ मतलब कि यूँ कहूँ कि ग्रीनरी ग्रीनरी, जंगल जंगल से है भाई। लो जी, आ गया एस्टोनिया का बॉर्डर। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब काम स्मूथली ठीक हो जाए भाई। हमारे आगे जस्ट एक गाड़ी है, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ पे ना। हम लोग रशिया को बाय बाय बोल चुके हैं, और अभी हम लोग अपनी पहली शेंगन कंट्री इस्टोनिया के बॉर्डर पे खड़े हैं। मतलब हम लोग ऑफिशियली रशिया हमारा एग्जिट हो चुका है, और अभी हम लोग जो है वो शेंगन कंट्री, मतलब कि आप यूँ कहें कि यहाँ से एंटर करने के बाद 29 कंट्री जो है वो हमारे लिए ओपन होगी। अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। इमिग्रेशन का और कस्टम का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको शेयर करेंगे। रशिया वालों ने तो भाई एक एक सामान उतरवा के देखा, गाड़ी को भी चेक किया, सारे सामान को चेक किया। हमें रशिया में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा, 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा। यहाँ पे कितना लगेगा देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कजाकिस्तान वालों ने, जब मैंने कजाकिस्तान को एग्जिट एंट्री की थी तो उन्होंने एक स्लिप बना के मुझे दी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप रशिया जाएंगे तो रशिया से एग्जिट के समय पे वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए। तो भाई वो स्लिप मेरे पास थी, तो उसकी वजह से, मतलब कि वो स्लिप हमें भी याद नहीं आ रही थी। उन्होंने 2-3 बार जब कहा कि हाँ मतलब कि डिक्लेरेशन वो दी जाके, तो वो सेटिस्फाइड हुई बंदी कि हाँ भाई इनके पास डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो जब भी कोई बाय रोड अगर आ रहा है तो उसके पास, जब वो कजाकिस्तान से एंटर करता है तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं रशिया जा रहा हूँ, और वो एक स्लिप बना के देंगे जो रशिया बॉर्डर पे एग्जिट के समय आपको दिखानी पड़ेगी। तो अभी इस्टोनिया वाला जो प्रोसेस होगा वो हम यहाँ से क्लियर होने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ऑफिसर ने भाई इशारा करके हमें आगे लाइन में लगने के लिए बोला है। उन्होंने यहाँ बता दिया कि यहाँ कर लो गाड़ी। लगाते हैं गाड़ी, देखते हैं कि क्या रहता है फिर प्रोसेसिंग का। हमसे पहले एक ये गाड़ी लगी हुई है, ये यहीं की लोकल गाड़ी है, शेनगन की ही। शेनगन नंबर नज़र आ रहा है इसका। इसने इशारा किया था भाई हमें ना, ऑफिसर ने, गाड़ी आगे लेके आने के लिए। भाई 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लग गया हमें, और इमिग्रेशन वगैरह में, इंश्योरेंस वगैरह में। यहाँ से बाहर निकल के आपको पूरी चीज़ डिटेल में शेयर करेंगे। ये जो है ये कस्टम वाला काउंटर है, और इन्होंने हमें कुछ कस्टम के कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन वगैरह कोई सबमिट करने के लिए, या गाड़ी के अंदर कोई, इन्होंने मतलब कि सामान को ज़्यादा नहीं झांक के देखा ऐसा कुछ। जस्ट एक बार डिग्गी ओपन करवाई, और इसके बाद इन्होंने कहा कि आप जा सकते हो। तो भाई बहुत ही एक्साइटमेंट वाला पल है हमारे लिए। यहाँ से एक बार बाहर निकल जाए, फिर डिटेल में बात करते हैं फटाफट। फाइनली हम लोग शेनगन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और शेनगन जो है हमारी, आप ये अभी के लिए कह सकते हैं इस ट्रिप के लिए कंट्री नंबर 6, और ये ओपन हो चुकी है। मतलब 28 कंट्रीज़ में अभी हम लोग जो है वो बॉर्डरलेस घूमने वाले हैं। अगर हम लोगों को नॉन शेनगन कंट्री में जाना पड़ा तो हमें एग्जिट लेना पड़ेगा और फिर दोबारा एंटर लेना पड़ेगा। पर अभी जो है बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। मेरे पीछे जो है वो इस्टोनिया का शेनगन का बॉर्डर है, और अभी हम लोग शेनगन की सड़कों पे अपनी हाइलेक्स को ड्राइव करने वाले हैं। तो हमारी हाइलेक्स जो है अभी दौड़ेगी, इंडिया की हाइलेक्स दौड़ेगी पूरे यूरोप के अंदर ज़बरदस्त तरीके से। बस स्टॉप जो है वो लोकल बस स्टॉप कुछ इस तरीके के हैं यहाँ पर ना, और ये पूरी सड़क अभी खाली है। आप देखेंगे कि रीगा जो है 190 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब हमें जहाँ जाना है वो रीगा जाना है हमें, और 190 किलोमीटर है, और इस सड़क के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और भाई साहब पूरा आफत आ रहा है पीछे से, ट्रक वाला उड़ा के निकाल के ले गया। उसने लगा लिया हिसाब, ये तो जाएंगे नहीं, मैं ही निकाल लेता हूँ भाई। और अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज जो है हम लोग टैलिन नहीं जा रहे, जो कि इस्टोनिया की कैपिटल है। आज हम लोग रीगा जा रहे हैं, और हम लोगों ने प्लान किया था कि रास्ते में अभी रुक के अपना खाना खा लेते हैं, और यहाँ पे रुके थे भाई हम ना। ये पुराना सा शेल्टर था, बस स्टॉप आगे है, यहाँ रुके थे हम। पर यहाँ भाई इतने सारे मच्छर थे, इतने मच्छर थे, तो भाई हमारा खाना खाने का प्रोग्राम हमने कर दिया कैंसिल। और अब आगे कहीं जगह देखेंगे, आगे कहीं ऐसी जगह मिल जाए
जहाँ पे मच्छर वगैरह ना हो या नीट एंड क्लीन सा एरिया मिल जाए ऐसे। तो ये सड़क है भाई जो रीगा जाएगी, सीधी ही है, 150 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। और शाम को हम लोग वहाँ पे रीगा, अगर बीच में आधे घंटे का स्टॉप भी लेते हैं तो 7-1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे रीगा में। एक और चीज़, रीगा जो है वो लातविया का हिस्सा पड़ता है, लातविया में आता है रीगा। तो हम आज एंट्री हमने ली थी एस्टोनिया में, बट हम लोग रुकेंगे आज लातविया में जाने के बाद। ये बस स्टॉप है जैसे मैंने बताया थे ना, और कई जगह दूसरे भी होंगे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो जमा करते स्टूल सा रखा हुआ है इन्होंने। रशिया से एग्जिट हुए हमें लगभग 60 किलोमीटर तो हो चुके होंगे भाई। तो आप देख लेना कि रशिया में अपनी गाड़ी जो चली थी वो 2600 किलोमीटर के आसपास चली थी। बाहर का टेम्परेचर 17 डिग्री हो चुका है, और इसको अभी मैं 0 पे सेट करता हूँ। और फ्यूल हमने अपना पूरा करवा लिया था रशिया में ही, पूरा टैंक करवा लिया था। बट रेंज अभी भी ये पता नहीं 553 की क्यों दिखा रहा है, कम दिखाता है रेंज ये। और खाना खाने का प्रोग्राम, जो नीचे उतर के खाने का प्रोग्राम था, वो कर दिया कैंसिल, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा और पूरे बेशर्म है। आप हाथों से भी हटाओगे तब भी चिपटेंगे आपको। तो यार मुझे लगता था कि मच्छर हमारे यहाँ पे, यहाँ तो और ज़्यादा है मच्छर। निकलते हैं यार यहाँ से, तो निकलते हैं इस जगह से। तो यहाँ पर जब भी सड़कों पे काम किया जाता है तो ये टेम्परेरी लाइट आपको नज़र आ रही होगी, इसको खड़ा कर देते हैं और इसमें फिर इसके इधर वाली साइड का और उधर वाली टाइमिंग का बैलेंस करके चलाते हैं। अब अगर हम स्टॉप हैं तो पॉसिबिलिटी अगर कोई आ रहा होगा वो उधर से आ सकता है, हम इधर से नहीं जा सकते। तो सेम जब हम इधर से चल पड़ेंगे तो उधर वाला रेड हो जाएगा। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक खड़ा है और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम लोग अब इधर से क्रॉस हो रहे हैं, तो ये देखो ये उधर वाले ट्रक, अब ये पता नहीं कंस्ट्रक्शन वाले ही होंगे। हाँ ये तो ना उधर पीछे कहीं रुका होगा ट्रैफिक। प्रॉपर बैरिकेडिंग करके सेपरेट कर देते हैं पूरे ट्रैफिक को। ये देखो ये इधर रुका हुआ है ट्रैफिक, यहाँ वाला। अभी जैसे हम लोग रुके हुए थे, अब ये इधर वाला ट्रैफिक रुका हुआ है। बहुत ही छोटा कुछ गांव या कुछ बिल्कुल ही छोटे 2-4 घर होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे इस पे बस का टाइमिंग भी लिखा हुआ कि 2 ही बस आती है यहाँ पर दिन में ना। ये बस स्टॉप है बिना छत का, मतलब अपनी छतरी लेके आए, नहीं तो भीगते रहें। फिर सड़कों पे यहाँ पे भी काम चल रखा है लातविया में। जब हम लोगों ने रशिया एग्ज़िट किया, वो वीडियो तो आपके सामने है ही है कि जैसे डोर ओपन करने के बाद उन्होंने डोर ओपन किया, स्लिप हमें दे दी, हम लोग जाके वहाँ पे क्यू में लग गए। और जब हमारे आगे वाली गाड़ी चली गई तो उसके बाद हम लोगों का नंबर आया और हमने अपने डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिए, जो कि रशियन साइड से थी। और उसने हमसे जो इम्पोर्टेंट, एक तो वो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म था वो फिल करवाया, फिर हमसे कंफर्म किया कि आपके पास डॉलर्स कितने हैं, 10,000 से अबाउट डॉलर तो नहीं है। वो सारी चीज़ें डिक्लेरेशन फिल करने के बाद उन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो हमें कजाकिस्तान से एग्ज़िट करते समय, जब हम उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान में एंटर हुए थे, उस समय पे गाड़ी का एक पेपर दिया था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उनके लिए भाई, वो उन्होंने लिया। उसके बाद हमारी गाड़ी को उन्होंने कहा कि आप गाड़ी को साइड में लगा दो, अगर आपकी गाड़ी में लगेज है। मैंने कहा लगेज तो खूब है, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई। और भाई ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि सिर्फ पानी को छोड़ के और कुर्सियों को छोड़ के और टेंट वाले उसको छोड़ के हर चीज़ को उन्होंने हमारी स्कैन करवाया। रशिया वालों ने स्कैन करवाने के बाद उन्होंने हर चीज़ स्कैन करवाने के बाद फिर उन्होंने मतलब कि गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, बोनेट ओपन करवाया, गाड़ी के सारे मतलब कि इवन कहीं कारपेट भी उठा के उन्होंने देखे। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को फिर हमने दोबारा से सामान रिफ़िल किया। इस पूरे प्रोसेस में लगभग हमारे 2-2.5 घंटे लगे भाई, क्योंकि सारा सामान उतारना फिर लोडिंग करना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें एग्ज़िट का स्टैम्प, एग्ज़िट का क्लियरेंस दिया। उनसे एग्ज़िट का क्लियरेंस लेने के बाद मतलब उन्होंने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हो, हमने बता दिया उन्हें कि ऐसे ऐसे करके यूरोप के थ्रू हम लंदन तक जाएंगे। तो एग्ज़िट का स्टैम्प लेने के बाद फिर हम एंटर कर गए एस्टोनिया के अंदर, एस्टोनिया वाला बॉर्डर उसके अंदर एंटर कर गए। वहाँ पे हमसे आगे गाड़ी लगी हुई थी, हम उस गाड़ी के पीछे जाके लग गए। तो आई थिंक वहाँ पे उनका जो था वो लंच ब्रेक चल रहा था, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ा। और फिर उसके बाद जब हम वेट करने के बाद उन्होंने इशारा करके हमें आगे बुलाया। आगे जब हम खड़े हुए जाके एक ऑफ़िसर आया और ऑफ़िसर ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, पर्पज़ ऑफ विज़िट वगैरह वगैरह, 2-3-4 बेसिक सी चीज़ें पूछी उन्होंने। पासपोर्ट लिया
और ये पहला ऐसा पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। उज़्बेकिस्तान में भी मांगते, बट वहाँ पे क्या ट्रेजेडी हुई वो आपको पता ही है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और फिर वो पेपर लेने के बाद अंदर ऑफिस में चला गया। एक हमारी राइट साइड में पासपोर्ट कंट्रोल का ऑफिस था, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा सा ऑफिस था, वो उसमें चला गया और उसने कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और वेट करो। और उससे पहले उसने फिर गाड़ी का जो है विन नंबर पूछा कि कहाँ पे है विन नंबर, गाड़ी की आरसी ली उसने। और फिर उसके बाद जब उसने पीछे सामान को देखा, बोला कि इट्स मतलब उसे सामान ज़्यादा लगा, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था वो। तो उसने कहा कि अगर कस्टम को रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आपसे कुछ पूछेंगे। और फिर वो 10 से 15 मिनट के बाद वो आया और उसने कहा कि आप पासपोर्ट कंट्रोल में चले जाएं और आप अपना जो फिंगर बायोमेट्रिक वगैरह करवा लीजिएगा। हम पासपोर्ट कंट्रोल पे गए, उन्होंने कहा कि आप पहले अपना इंश्योरेंस लेके आएँ और इंश्योरेंस के साथ आप आएँ, फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं। फिर हम लोग इंश्योरेंस के लिए उसी ऑफिस में गए जिसमें वो ऑफिसर गया था उस तरफ। तो हम लोगों को भाई 25,000 रुपये का इंश्योरेंस पड़ा यहाँ का, और 25,000 रुपये का इंश्योरेंस भी थर्ड पार्टी का, मतलब कि वो हमारा इंश्योरेंस नहीं है, वो सामने वाले व्हीकल को अगर हमारी गाड़ी से कुछ डैमेज होता है तो वो उसके लिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस 238 यूरो का मोटा मोटा सा लगभग 25,000 रुपये का इंश्योरेंस हम लोगों को पड़ा। उसके बाद हम लोग वापस इंश्योरेंस लेके पासपोर्ट कंट्रोल वाले के पास आए, ऑफिसर जो थे उन्होंने फिर वो, क्योंकि उनके लिए भी सरप्राइज़ वाली चीज़ थी कि हम लोगों के पास जो है वो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है और हम इस्टोनिया से, नो डाउट शेंगन का वीज़ा जब आपके पास होता है आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, तो बट आप बताने में सक्षम होने चाहिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कहाँ जाओगे, यहाँ पे कितने दिन रुकोगे, एक ही दिन क्यों रुक रहे हो यहाँ पे टर्लिन के अंदर। तो हमने कहा कि नहीं, हम वापसी में आएंगे तब हम यहाँ पे दोबारा से स्टे करेंगे। और उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट को, वीज़ा को स्कैन किया और पासपोर्ट वीज़ा स्कैन करने के बाद उन्होंने अपने किसी सीनियर से बात की, हमारे फिर उन्होंने बायोमेट्रिक लिए, फिर गाड़ी की एंट्री की, इंश्योरेंस चेक किया और उसके बाद हमारा जो फाइनल एंट्री था शेंगन टेरिटरी के अंदर वो इस्टोनिया के ज़रिए वो हो चुका है। हम लोग अभी फ़िलहाल इस्टोनिया की सड़कों के ऊपर अपनी हाइलैक्स को दौड़ा रहे हैं। और एक और फ़नी सी चीज़ हमारे साथ हुई, जब हम इंश्योरेंस करवाने के लिए गए थे तो ऑफिसर ने हमसे पूछा कि इंश्योरेंस आप कैसे पे कैसे करेंगे, कार्ड से करेंगे या कैश करेंगे। हमने कहा नहीं, हमारे पास क्योंकि यूरो थे, हमने कहा कि हम कैश करेंगे। तो ऑफिसर बोला यूरो देखने के बाद, इंडिया हैव गुड प्रिंटर्स। मैंने कहा हाँ यस, इंडिया हैव गुड प्रिंटर्स। मतलब वो फ़नी वे में ये कहना चाह रहा था कि भाई तुम लोग इसे अभी अभी छाप के लेके आए हो, तो मैं एक बार मशीन में चेक कर लेता हूँ कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, कि इनकी छपाई सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग रहा एग्ज़िट का रशिया से और इस्टोनिया के अंदर एंट्रेंस का। अभी चलते चलते कैफ़े शॉप आई है, बड़ी सी कैफ़े शॉप है, और हमें लगा कि एक बार हम उनसे सिम के बारे में कंफर्म कर लेते हैं कि अगर इनके पास हमें सिम मिल जाए। ये है, यहाँ के अकॉर्डिंग तो बड़ी है क्योंकि पीछे जो शॉप थी वो इससे भी छोटी छोटी थी, तो एक बार पूछते हैं। बाकी लगता नहीं कि इनके उसके अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्टोर वगैरह पे ही पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे सिम वगैरह मिलेगा, वहाँ मिल सकता है। यहाँ तो हाईवे पूरा दबा के चले जा रहा है भाई। इस कैफ़े शॉप पे हमने पता कर लिया, इनके पास सिम नहीं है। ये बोले कि नहीं नहीं भाई, सिम हमारे पास नहीं मिलता। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही थी कॉफ़ी की भी, बट हम कॉफ़ी पीते नहीं, एक कॉफ़ी ऑलरेडी पी चुके हैं। और ये देखो कि स्पेस बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने बैठने का, बाहर का गार्डन भी इनका अच्छा है, ये पीछे का। यूरोप की तो ये ख़ास बात है ना, ग्रीनरी और बहुत अलग ही वाइब्रेशंस होते हैं यूरोप की। लातविया का हमारा पहला पेट्रोल पंप आया जिसके ऊपर हम लोग रुके हैं, और यहाँ पे तो सेल्फ पेट्रोलिंग का मतलब कि खुद ही डालना पड़ता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर ना डीजल या पेट्रोल जो डलवाना हो तो वहाँ पे स्टाफ होता है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है भाई। और ये देखो कि कितना सुंदर घर बना हुआ है इनका, बहुत प्यारा घर बना हुआ है। और रोड ट्रिप में तो भाई यही चीज़ें दिखा सकते हैं हम लोग ना आपको, कि हाँ यहाँ से ये आए, यहाँ से ये जा रहे हैं। अभी अनिल अंदर गया है, एक बार देखते हैं अगर वो बन पाती है बात तो मैं भी चलता हूँ। गाड़ी तो लॉक कर ही दी है, एक बार चलता हूँ मैं भी।
और शायद मुझे लगता है कि हाँ बात बन नहीं रही होगी, क्योंकि अनिल को गए हुए 2 मिनट हो चुके अंदर। अगर नंबर पड़ गया होगा तो इतनी देर में तो क्लियर हो जानी चाहिए थी। और यहाँ पे प्राइस पता नहीं यार ये कौन सी करेंसी में लेते हैं, आइडिया नहीं है। ऊपर यूरो लिखा हुआ है, यूरो में लेते होंगे भाई यहाँ पे भी करेंसी। नहीं तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनकी खुद की करेंसी चलती है। ये देखिएगा सेम सारी जगह पे स्टोर होते हैं, ऐसी स्टोर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। अच्छा इस पेट्रोल पंप पे तो भाई ये बैटरी भी है 75 यूरो की। सही है भाई, 96 यूरो की, 102 यूरो की। यहाँ मेरे को कन्फ्यूज़न थी, यहाँ पे यूरो में ही है भाई ना सारे प्राइस। लोगों को ना इस शॉप के ऊपर कुछ एक ऑप्शंस मिले हैं, और ये सिर्फ 3.5 यूरो का एक कार्ड है जिसमें लातविया में अनलिमिटेड इंटरनेट है। और रिमेनिंग कंट्रीज़ के लिए इन्हें भी कन्फ्यूज़न है कि ये 3.7 GB है, 37 GB है। बट इसका क्या है कि सिर्फ 7 डेज़ के लिए वैलिड है। तो और इस सिम के लिए हमें कोई पासपोर्ट वगैरह भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम लोग इनको पेमेंट दे रहे हैं 3.5 यूरो, और कोई हमें अपना वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही पासपोर्ट वगैरह की। और ये कह रहे हैं कि ये जस्ट हमने स्कैन कर दिया तो ये एक्टिवेट है, तो अभी वो डाल लेते हैं, उनको पेमेंट दे दी है, डालते हैं अपने फ़ोन के अंदर और देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है। और ये इस तरीके के शेक वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, और कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है यार, 250 रुपये का है सिर्फ, 250 से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। देखिए अलग अलग फ्लेवर के वो हैं। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर हम गए थे वहाँ पे जो आ रहा था हमें लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा बैरियर आ रहा था, बट यहाँ पे जो है लैंग्वेज बैरियर नहीं है इतना, यहाँ ईज़िली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये इन्होंने हमें पिन भी दे दिया सिम को वो चेंज करने के लिए। ये बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हाँ अगर आपको इसको कैसे रिचार्ज करना हो तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करके टॉप अप कर सकते हैं अपने उसको। थैंक यू। यहाँ पे डीजल बहुत महंगा, हम ठीक रह गए, कुछ तो पैसे बचा लिए हमने। दिख रहा है आपको 1.5 यूरो का लगभग 160 रुपये लीटर है भाई यहाँ पे डीजल। अब आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे भरवाया होता तो वहाँ पे हम देख के आए हैं 70 रुपये, और यहाँ पे हो गया सीधा सीधा डबल, 70-72, और यहाँ पे सीधा डबल हो गया। सड़क पे कई जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो और ये हमारा ही नंबर पड़ गया यहाँ पे, ये -5 का मतलब मुझे लगता है कि 5 मिनट के लिए अब आपको रुकना पड़ेगा। और यहाँ से जो रीगा है, ये आप देखो रीगा जो है वो 47 किलोमीटर है। हमारे मैप में जो शायद सिटी सेंटर वगैरह का है वो 49 दिखा रहा है। रात के लगभग 7:45 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। इस पूरे हाईवे के ऊपर हमने देखा बहुत सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। अब ये जर्नल अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं या पता नहीं, बहुत सारे मतलब कि मैंने फीमेल्स भी देखी, और इसकी तो पीछे पीठ के पीछे भी वो ऐसी थी जैसे पानी की बोतलें डाल रखी थी इसने। पहली ट्रेन हमारी भाई, हमारी नहीं मतलब हमारे सामने से जो हमारी गाड़ी के अंदर से बैठे हुए हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये क्रॉस हो रही है। और भाई बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग इसकी, पता चला इतनी देर में वो जो रेड लाइट जगबुझ हो रही है, एकदम ग्रीन हो गई और सारे पीछे से पांपा करने लग गए। ये वाले होटल की बिल्डिंग है भाई अपनी ना, और इनका कि बैकयार्ड में खड़ा कर दें। अब बैकयार्ड में हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पार्किंग करने की इनके दोनों गाड़ियों के बीच में जगह नहीं है, और हम लोग यहाँ पे जगह मिल रही थी हमें, पर ये मुझे लगता है कि इन अपार्टमेंट वालों की है, क्योंकि इन सब ने यहाँ पे रूल क्या रहता है, क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है भाई यूरोप में ना। ये देखो ये यहाँ के लोकल होंगे ये इस अपार्टमेंट के, तो इनको सबकी गाड़ियों में ऐसी पर्ची पी की पर्ची लगी हुई है, तो हमें वैसे ही सुबह कोई टिकट बना देगा। यहाँ टिकट बड़ी जल्दी बना देते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे लगेगी गाड़ी अपनी।
ये होटल है हमारा आज का, और ये है ब्रिगिटा होटल, और ये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट हम लोगों को मिल गया। हो गया अपना यूरोप का पहला डिनर तैयार। जूस, इंडिया का शाही पनीर, और रशिया की ब्रेड, हिंदुस्तान का अचार, और यहाँ की लोकल दही। ये दही भी वहीं की है, रशिया की। और ये वाली रोटी अगर रहेगी रिक्वायरमेंट। खाना खाते हैं यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सुबह से सिर्फ शेक पिया था, और उसके बाद रास्ते में हल्का सा स्नैक्स लिया था, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ठीक है भाई, आप सब लोगों को राम राम। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग देखना पसंद है। तो शुभ रात्रि सभी को, बाय बाय।